नमस्कार। प्रारब्ध के एक और वीडियो चर्चा अंक में आप सभी का स्वागत है। आपने हमारा चर्चा का आज का विषय देख लिया होगा, तो आइए उसी विषय पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले अपने आज के अतिथि आशीष कुमार अंशु जी का स्वागत कर लेते हैं। आशीष जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आशीष जी मीडिया स्कैन, जो कि स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना सतत काम कर रही है, उसके निदेशक हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप बिहार के वासी होने के नाते बिहार की चिंताओं और बिहार के सरोकारों से हमेशा अपना लय बनाए रहते हैं। और ये लय किसी ड्राइंग रूम में, किसी बैठक कक्ष में या 1000, 2000, 500 किलोमीटर दूर बैठ के नहीं, बल्कि ऑन ग्राउंड जाके बनाए रहते हैं। अभी जब हम आशीष जी से ये बात कर रहे हैं तो दर्शकों के लिए बता दें, आप ये चर्चा हमारी तब देख रहे होंगे जब इस हुए ताजा घटनाक्रम जो बिहार में हो रहा है उसको एक दिन बीत चुके होंगे। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं तो अभी अभी कुछ देर पहले बिहार में एक घटनाक्रम हुआ है और आरजेडी और जेडीयू की जो संयुक्त सरकार है, जिसके की मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उसमें आरजेडी के कोटे से कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी ने इस्तीफा दिया है। सुधाकर जी के बारे में जरा सी जानकारी और दे दें। सुधाकर जी केवल बिहार सरकार के एक मंत्री ही नहीं थे, या हैं, क्योंकि इस्तीफा भी स्वीकार नहीं हुआ है। गजानंद सिंह उनके बेटे हैं। अब ये गजानंद सिंह कौन है? ये आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यानी बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके सुपुत्र सुधाकर सिंह जी का कृषि मंत्री से इस्तीफा। जगदानंद सिंह के बेटे जगदानंद सिंह। मुझे करेक्ट कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सुधाकर जी चर्चा में लगातार रहे हैं, अपने विवादित बयानों के जरिए रहे हैं, लेकिन हर बयान विवादित नहीं होता है। कभी कभी सत्य भी विवाद के घेरे में आ जाता है और कथित विवाद के घेरे में आ जाता है। पिछले दिनों जो सबसे अच्छा उनका बयान या बुरा बयान जो भी हो, वो ये था कि बिहार में चोरों की सरकार है और हम उन सभी चोरों के सरदार हैं। तो अंशु जी, क्या वाकई बिहार में चोरों की सरकार थी और चोरों के सरदार ने आज इस्तीफा दिया है? क्या कहेंगे भाई साहब? पिछले दिनों ही मेरी किसी से बात हो रही थी, तो ये बात ही वहां आई कि एक डॉक्टर ना, जब कोई उसको नहीं कहता डॉक्टरी मत करो, इंजीनियर से कोई नहीं कहता कि इंजीनियरिंग मत करो, लेकिन नेताओं से अक्सर कहा जाता है कि राजनीति मत करो। वो शायद इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जब कोई एक नेता जब कोई बात कह रहा होता है तो वो सच और झूठ से परे उसमें कहीं ना कहीं एक राजनीति होती है। अभी तक तो ऐसा ही होता आया है, आगे ऐसा पैटर्न बदल जाए तो कुछ कह नहीं सकते। और खासकर अगर वो नेता बिहार से ताल्लुक रखता हो तो इस बात में आप बलाघात डाल दीजिए, वो जरूर कुछ राजनीति होगी। तो सबसे बड़ी बात, इतने बड़े सच के पीछे, सच तो है, चारों तरफ लूट है, भ्रष्टाचार है, सत्ता का पर्यायवाची शब्द ही भ्रष्टाचार हो गया है। बिहार में थोड़ा ज्यादा है, बाकी प्रदेशों में भी है, वो थोड़ा कम ज्यादा का फर्क हो सकता है। तो एक मंत्री क्यों सबके सामने आके इस बात को स्वीकार करता है कि मैं चोरों का सरदार हूं? ये सबसे बड़ी बात है। और वो मंत्री राष्ट्रीय जनता दल से आता है। मैं 2 मिनट और लूंगा अवनीश जी आपका इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए। राजद की राजनीति को हम सब जानते हैं कि राजद की सरकार जब बिहार में थी, अब भी है, लेकिन राजद को हमेशा जंगल राज वाली सरकार के तौर पे याद किया जाता है। मतलब एक ऐसी सरकार जो पैरों से लेके सिर तक कीचड़ में धसी हुई है। थोड़ा होली को याद कीजिए। होली के दिनों में होता यह है कि एक आदमी जो कीचड़ से लिपटा रहता है वो सोचता है इस तरह से कोई सफेद कपड़े में निकल ना जाए। अब नीतीश कुमार की तरफ देखिए। नीतीश कुमार का जो पूरा अभी तक का कैरेक्टर है वो बेदाग है। उन्होंने उसको बिल्कुल इस तरह से बचाकर वो अभी तक लाए अपने राजनीति के 30-35 साल के करियर में कि उस पर कोई दाग नहीं है। तो राजद भी तो राजनीति कर रही है ना।
बीजेपी के साथ भी नीतीश जी ने सरकार बना ली, राजद के साथ भी सरकार बना ली, ये बेदाग कैसे रह जाएंगे? सुशासन का एक उनके ऊपर एक टैग भी लग गया। और एक मजेदार बात, अभी सुधाकर जी से पहले अभी 3 दिन पहले घटना और हुई है, जब बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नीतीश जी जो है वो विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री को इच्छा है नहीं है, उनके मन में कोई प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं है। जबकि नीतीश जी के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अगला 2024 में प्रधानमंत्री हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब इस राजनीति को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है कि एक बेदाग छवि जो लेकर आया, जिस पर कोई दाग नहीं दिख रहा था, सुधाकर जी ने एक प्रदेश के नेता के नाते नीतीश कुमार पर वो दाग पूरी तरह से, उनके ऊपर ये दाग के छींटे बहुत बुरी तरीके से पड़ चुके हैं। उनकी सरकार भ्रष्टाचार वाली सरकार है। अभी सुधाकर जी का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, उनका इस्तीफा मंजूर भी हो जाए फिर भी ये बात तो हमेशा कहा जाता रहेगा कि नीतीश जी की सरकार में एक मंत्री था जो कहता था मैं चोरों का सरदार हूं। ये बात अब इतिहास में दर्ज हो चुकी है और ये दाग नीतीश कुमार पे बहुत बुरी तरह से नीतीश कुमार की सरकार के साथ चिपक गया है, क्योंकि ये सरकार उप मुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक कोई पद नहीं है। उप मुख्यमंत्री होना जैसे एक पत्रिका में संपादक के अलावा सारे पद ऐसे ही होते हैं, जिम्मेवारी सारी संपादक की होती है किसी भी अखबार में, ऐसे ही एक सरकार की सारी जिम्मेवारी प्रदेश में है तो मुख्यमंत्री की होगी। अगर ऐसी सरकार चल रही जहां इस तरह का लूट है, इस तरह का खजोट है, तो पूरी की पूरी जिम्मेवारी बिहार के मुख्यमंत्री को ओन करनी ही पड़ेगी। अब ये सुशासन का जो तबगा है, जो वो इतने सालों से पट्टा लेके घूम रहे हैं, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है सुधाकर सिंह नाम का। यही राजनीति है अवनीश जी, यही राजनीति है। और ऐसे में मुझे वो एक लाइन याद आ रही है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे, हैं? और यही याद आता है जब आपने नीतीश कुमार जी के बेदाग छवि का एक खाका खींचा और उसमें ये धब्बा सुधाकर सिंह और आरजेडी के द्वारा जो लगाए जाना, इसको बताया, तो याद आते हैं मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी की खुद की छवि ईमानदार की छवि थी, लेकिन 2014 से पहले जो कैंपेन चला इस देश में और 2014 में सरकार बदली उनकी और नहीं आई, चुनाव हारी कांग्रेस, तो सबसे बड़ा जो आरोप था वो भ्रष्टाचार का आरोप था जो लीड कर रहा था एक पूरी नेगेटिविटी में। तो ये बात आपकी बड़ी महत्वपूर्ण है। अब इस्तीफा दे दिया, कुछ दिन पहले इन्होंने इसी तरह से बयान दिया था और जब बयान दिया था तो नीतीश कुमार जी से जब पूछा गया उनके इन्हीं सुधाकर सिंह के बयान के बारे में, उस समय भी उन्होंने अफसरों के खिलाफ बयान दिया था कि अफसर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लूट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ये तमाम चीजें कही थी। और जब पूछा गया था नीतीश कुमार जी से तो नीतीश कुमार जी ने कहा था कि इसका जवाब तेजस्वी यादव देंगे। सरकार के मुखिया के नाते अपने कैबिनेट मंत्री कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण विभाग के, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत देश का एक बहुत बड़ा कृषि राज्य है बिहार, और उसके कृषि मंत्री कैबिनेट स्तर के इस तरह से बातें आ रही हैं। खैर, अब इसमें तो लगातार डेवलपमेंट होने हैं क्योंकि कुछ घंटे पहले की ही बात है। अभी इस्तीफा स्वीकार होगा नहीं होगा ये भी देखने की बात है, इसका सरकार पर क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये भी देखने की बात है, गठबंधन पर इसका क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये भी देखने की बात है। चलिए, हम समाचार नहीं सुनाने बैठे हैं अपने दर्शकों को, इसलिए इसकी चर्चा इतनी ही। अब जरा, आप पिछले दिनों बिहार से होकर लौटे हैं, आपका असम प्रवास था, असम प्रवास के बाद आप बिहार होते हुए लौटे हैं और असम जाते हुए भी आप बिहार होते हुए गए हैं। आप ये बताइए जरा कि बिहार में मुख्यमंत्री 17 साल से कॉमन है, पार्टी बदल जाती है, गठबंधन बदल जाता है, मंत्री बदल जाते हैं, दक्षिण बैठने वाले विधायक बदल जाते हैं, ये सब होता रहा है। एक और चरित्र ऐसा है बिहार में जो लगातार बिहार की जमीन पर अपनी उपस्थिति बनाए हुए है, छवि उसकी इलेक्शन या राजनीतिक प्रोफेशनल की है। जी, मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूं। प्रशांत किशोर कभी खुलेआम नीतीश कुमार को भला बुरा भी कहते हैं, उसके कुछ दिन बाद पता चलता है कि नीतीश कुमार के साथ उनकी बैठक भी हो जा रही है। आप मुझे यह बताइए
कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति, जो कि व्यवसायिक व्यक्ति हैं, कभी उन्होंने मोदी के लिए काम किया, कभी उन्होंने ममता के लिए काम किया, कभी उन्होंने पंजाब में अमरिंदर सिंह के लिए काम किया, बिहार में आए गए, खुद भी काम कर रहे हैं, अपना भी एक आंदोलन चला रहे हैं। ये क्या है प्रशांत किशोर? बिहार के प्रशांत किशोर क्या है? प्रशांत जी का पूरा अगर ध्यान से दे, मैं निजी तौर पे अपनी राय आपके साथ साझा करता हूं। प्रशांत किशोर केजरीवाल साहब के मॉडिफाइड रूप, केजरीवाल जिनको हम कहते हैं, इसने तो उनको 12 के बाद जब आंदोलन किया का आंदोलन, उसके बाद लोगों ने किया, लेकिन वो सामाजिक जीवन 2005 उनको एक्सेस अवार्ड मिला, उस पहले वो के लिए काम कर रहे थे, उससे उनका सामाजिक जीवन प्रारंभ हो चुका था। वो सरकारी नौकरी में थे, वो छोड़कर वो सामाजिक जीवन में आए। अब केजरीवाल साहब का राजनीतिक और सामाजिक जीवन देखिए, वो सबसे पहले चर्च के साथ काम करते हैं, वामपंथियों के साथ काम करते हैं, संघ के लोगों के साथ उन्होंने काम किया। इन सब के साथ काम करते हुए अरुणा राय के साथ, सब लोग जानते हैं, अरुणा राय के साथ काम किया। इन सब के साथ काम करते हुए एक आंदोलन की रूपरेखा बनाते हैं, उसके लिए चेहरा ढूंढते हैं, और देश भर से चुन चुन के ऐसे छटे हुए लोग जो अपने अपने क्षेत्र में हाशिए पे फेंके जा चुके थे, उनको चुन चुन के लाते हैं, टीम बनाते हैं, और टीम बनाने के बाद जब सरकार बनती है तो सबको एक एक करके धक्का देके निकालते हैं। टीम अन्ना आपको याद होगा 2013-14 के आसपास, वो 12 में जो एक टीम अन्ना बनी थी, याद होगा आपको। टीम अन्ना में जो लोग शामिल थे, उसमें मनीष सिसोदिया के दूसरा आपको दिखता हो जरूर बताइए, जो टीम अन्ना में शामिल थे और आज भी केजरीवाल के साथ है। क्या? अब मैं बात करता हूँ प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर बिल्कुल वही रूपरेखा, वही काम करने का तरीका और वही रास्ता। मॉडिफाइड इसलिए कहा कि उस समय वो आंदोलन के तौर पे आए, उन्होंने एक काम किया जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं, आप थोड़ा सा याद करेंगे तो विकास की राजनीति की बात केजरीवाल ने की थी। उससे पहले इस देश में कास्ट बहुत हावी होता था, दलित, अगड़ा, पिछड़ा, ये राजनीति चल रही थी, लेकिन अन्ना आंदोलन में सबसे पहले विकास की बात बहुत जोर शोर से हुई, और वो नैरेटिव जो था विकास का, वो चाहे अनचाहे अन्ना आंदोलन के बाद गुजरात मॉडल चल रहा था, लेकिन वो देशव्यापी उसका कोई उस तरह से असर नहीं था, क्योंकि भाजपा कांग्रेस ही चल रहा था उन दोनों के बीच में। लेकिन विकास एक राजनीति में एक टूल की तरह प्रयोग हो सकता है, विकास के नाम पे राजनीति हो सकती है, ये काम केजरीवाल ने किया। अभी ठीक उसी पैटर्न पे बिहार के अंदर जो जाति से सराबोर, मतलब आदमी का नाम लोग बाद में जानने की कोशिश करते हैं, सरनेम पहले जान लेना चाहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, वहां भी पता ना चले तो गांव कौन सा है, हाँ, चाचा कौन है, फूफा कौन है, मतलब कहीं से सरनेम पता चल जाए, कास्ट पता चल जाए। इसीलिए बहुत सारे लोग, हाँ, मेरे नाम में भी ऐसा हो गया है कि सरनेम नहीं लगाते अपना। तो अभी प्रशांत किशोर ने अपने पूरे आंदोलन के लिए जो बात करना चाह रहे हैं और जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो बहुत प्रभावित करती है एक आम आदमी को, बिहार वालों को तो बहुत प्रभावित करती है। वो शायद वोट में कन्वर्ट हो ना हो, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्रभावित तो करती है प्रशांत किशोर का कहना, वो जो बात कह रहे हैं। आप ठीक याद करें कि 2012 में अरविंद केजरीवाल भी ऐसे ही प्रभावित करते थे, जब अरविंद केजरीवाल अपने तमाम लोगों के साथ आके खड़े हो जाते थे, हाँ, अन्ना जब आके भाषण देते थे, पूरे देश में एक लहर थी पीछे खड़े हो जाने की। अब मुझे ये बिल्कुल दावे से नहीं कह सकता कि प्रशांत जो काम कर रहे हैं उसका कितना असर होगा, लेकिन वो जो कह रहे हैं ना, वो लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों की बातचीत में ये बात आ रही है जो प्रशांत कहना चाहते हैं। लेकिन यही डर वही है, बाबा भारती वाली कहानी है, आपने पढ़ी होगी जीत या हार में, जब वो घोड़ा छीन के ले जाता है तो बाबा भारती कहते हैं उस डकैत से कि ले जाओ लेकिन बताना मत। अब क्या है, बार बार पहले भी हमारी बातचीत ऐसे हुई है, बार बार चले गए, केजरीवाल ने भी चला। अब तो दिल्ली वाले समझ रहे हैं इस बात को, केजरीवाल ने कितना बड़ा धोखा दिया है उनके साथ। एक बिजली का छलावा था, उसमें भी वो कह रहे हैं कि अपना माफीनामा लिख के दो तो हम माफ करेंगे बिजली का बिल। वो हर आदमी को ये पर्चा भर के देना है कि कृपया बिजली का बिल माफ करने की केजरीवाल जी कृपा करें, तो वो कृपा करेंगे। तो वो दिल्ली वाले अब समझ रहे हैं इस बात को। अब प्रशांत पे विश्वास करने का सबसे बड़ा जो चुनौती है वो यही है कि वो कितना खुद पर विश्वास दिला पाते हैं
और वो फिर कल को केजरीवाल साबित नहीं होंगे, इस पर लोग कैसे भरोसा करें? ये सबसे बड़ी चुनौती है। फिलहाल जब तक वो साबित नहीं कर देते खुद को, तब तक वो तो केजरीवाल के मोडिफाइड रूप ही रहेंगे बिहार के अंदर। चलिए, अब आपकी जो प्रशांत किशोर पर ये टिप्पणी रही, अब यहां से दो चीज निकलती है। आपने एक चीज कही ना कि प्रशांत किशोर अभी प्रभावित कर रहे हैं बिहार में, ठीक है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि प्रशांत किशोर ने कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई है, वो एक आंदोलन चला रहे हैं और उसका एक बैनर है। अब जब आपने उनको केजरीवाल के साथ कंपेयर किया ना, तो मुझे 2013 के आसपास का वो पूरा अन्ना आंदोलन याद आता है कि रामलीला मैदान याद आता है, वो धरना याद आता है, और नई राजनीति और भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, और उसका फायदा कहें या उसका परोक्ष फायदा या प्रत्यक्ष फायदा जो भी कहें, 2014 में भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और नरेंद्र मोदी लेके चले जाते हैं, ऐसा लगता है। और ऐसा सिर्फ लगता ही नहीं है, बल्कि इस तरह के आरोप आज तक घूमते हैं बाजार में, चर्चाओं के बाजार में, कि साहब वो तो आरएसएस बैक्ड पूरा मामला था, पूरा सजावट थी, और कहीं अंदर खाने ये समझौता भी हो सकता है कि लोकसभा 2014 में तुम हमको फायदा पहुंचवा दो और तुमको हम कोई जगह दिल्ली जैसा प्रदेश वगैरह दे देंगे जहां तुम आराम से सरकार चलाते रहना। खैर, ये हमारी बात नहीं है। अब मैं आता हूं वापस बिहार में। ये सत्य है, आपने कहा कि प्रशांत किशोर प्रभावित कर रहे हैं, वोट में कितना कन्वर्ट होगा ये अलग बात है। अब मेरा यही सवाल है, जब प्रशांत किशोर की पास कोई पार्टी नहीं है अभी तक, बहुत ज्यादा दिन चुनाव के अब नहीं रह गए हैं, और एक पॉलिटिकल पार्टी जो इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो भी 2 साल पहले अब इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देती हैं, 2 साल 2.5 साल 3 साल पहले। प्रशांत किशोर के पास आज की डेट में कोई पार्टी नहीं है, वो आंदोलन चला रहे हैं। वो अगर कुछ भी करेंगे तो उनके प्रभावित वोट जाएंगे कहां? क्या प्रशांत किशोर खुद चुनाव मैदान में आएंगे? और नहीं आएंगे तो वो किसको फायदा पहुंचाएंगे? कहां जाएंगे वो वोट? अवनीश जी, आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने जो कहा आपसे, मैंने कहा प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल के मॉडिफाइड वर्जन है। मैंने ये नहीं कहा कि प्रशांत किशोर योगेंद्र यादव के मॉडिफाइड वर्जन है। योगेंद्र यादव सैफोलॉजिस्ट कहते हैं खुद को, चुनाव के विश्लेषण करते रहते हैं, और वो दिल्ली में चुनाव लड़े, हरियाणा में लड़े, हर जगह जमानत जब्त हुई। वो दूसरों का भविष्य बांच रहे थे, अपना भविष्य नहीं देख पाए। प्रशांत किशोर वो नहीं है, वो केजरीवाल है, और केजरीवाल से थोड़े ईमानदार भी हैं। वो इस तरह, क्योंकि केजरीवाल 2012 से पहले, मतलब जो भी उनका 12, 15, 20 साल का जो भी एक उनका इतिहास रहा है सामाजिक जीवन का, वो बार बार कहते रहे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम चुनावी राजनीति में नहीं आएंगे, हम एक दबाव समूह की तरह काम करेंगे। अन्ना इसी बात से नाराज हुए। वो एक बहुत बड़ा अलग ही एक चैप्टर है, अन्ना के साथ उन्होंने क्या किया, इस पर हम कभी और बात करेंगे। आज प्रशांत किशोर पे आते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम पार्टी बनाएंगे, हमारी पार्टी बनेगी, राजनीतिक पार्टी बनेगी। हाँ, मैं नेता नहीं रहूंगा वहां पे। अगर वो जो समूह तैयार होगा, वो अगर चाहेगा, तो मैं उनको कोई सलाह दे सकता हूँ। जैसे सलाहकार की मेरी भूमिका रहती है दूसरे प्रदेशों में, मैं उस समूह को वो सलाह दूंगा। वो ये भी कहते हैं कि मैंने ये कोशिश जदयू के साथ की थी, लेकिन जदयू में वो स्थितियां नहीं बन पाई, इसलिए मुझे बाहर आना पड़ा। पिछले दिन नीतीश कुमार ने फिर बुला के उनको कुछ ऑफर दिया, वो उसको अस्वीकार करके बाहर आ गए। तो प्रशांत के ये जो कुछ कदम है, जो थोड़ा बिहार में पढ़ने लिखने समझने वाले लोग हैं, वो थोड़ा देख रहे हैं, प्रशांत को ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक बड़ा वर्ग है जो अभी भी जाति और बाकी सारे समीकरणों पे वोट करता है। उसको कोई मतलब नहीं कौन खड़ा हुआ है, वो जाके वोट करके आता है। तो अब क्या है, प्रशांत ने जो ये यात्रा शुरू की है, वो उन तक पहुंचने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस देश में जितने भी बड़े परिवर्तन हुए हैं, उनमें उसमें आप पुराने समय में जाकर देखेंगे, और खासकर साउथ में तो बड़ा चलन रहा है इन यात्राओं का। क्योंकि जब तक आप अपने मतदाता के घर तक नहीं पहुंचेंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे, तो उनकी परेशानियों को कैसे समझेंगे। और बड़ा दिलचस्प मामला रहा कि प्रशांत, ये जो यात्रा प्रशांत ने बहुत पहले ही बता दिया था, उसके बाद कितने तरह की यात्राएं शुरू हो रही हैं। आप देखिए, अभी राहुल जी की यात्रा, अब मैं एकदम से कह दूं कि ये प्रशांत जी से प्रभावित है,
या प्रशांत जी ने कभी वो जो फाइल दी थी, उसमें कहीं लिखा होगा राहुल जी को यात्रा करनी चाहिए। तो जब प्रशांत जी बाहर है तो जब झाड़ा पूछा गया होगा उसको, तो निकला यात्रा, तो राहुल जी यात्रा पर निकल गए। जी, जी। और एक बहुत ही मुझे बड़ा अच्छा लगा ये, चंपारण में ही अभी वहाँ कांग्रेस के एक नेता हैं जी, जी। प्रवेश कुमार, तो अभी वो यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं, अभी कुछ दिनों में उनकी यात्रा दशहरा के बाद शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा है वहाँ चंपारण में वाल्मीकि नगर क्षेत्र आता है उनका, और लगभग 3.5 लाख के आसपास उनको वोट आया था, वो नंबर 2 रहे थे। मतलब कांग्रेस की बिहार में जहाँ इतनी बुरी हालत है, वहाँ 3.5 लाख वोट ले आना, वो दिल्ली में पत्रकार रहे, एकदम से वो गए चुनाव लड़ा और इतना वोट लेके आए, तो बहुत बड़ी बात है ये। और उन्होंने कहा है कि मैं आऊँगा आपके दरवाजे पे और मैं खाना आपके यहाँ ही खाऊँगा। आप हुँ, नहीं खिलाएँगे तो कोई शिकायत नहीं है, मैं आपके यहाँ जो भी सार्वजनिक कोई मंदिर, स्कूल होगा वहीं सो जाऊँगा। हुँ। लेकिन मैं अपने साथ कुछ लेकर नहीं आया। मुझे तरीका बड़ा अच्छा लगा। ये मुझे लगता है बिहार में इस तरह से अगर प्रशांत किशोर काम करें या प्रवेश मिश्रा जी काम करें, ये लोगों को थोड़ा टच तो करता है। अ, दरवाजे तक कोई आना, नेता तो 5 साल के बाद ही दिखते हैं आमतौर पे। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे आपसे बात करके काफ़ी संतोष मिल रहा है कि जिस बिहार में हम पिछली चर्चाओं में अपनी 2 चर्चाएँ हमने आपके साथ की बिहार सेंट्रिक की, जहाँ पर कि हमें विकल्पहीनता जैसी स्थिति हो रही थी कि विकल्प क्या है, रहना यही है। ऐसे में ये तीसरी चर्चा आते-आते ये बड़ा सुखद है कि हम एक नए ऑप्शन पर बात कर रहे हैं, एक विकल्प पर बात कर रहे हैं। और एक बिल्कुल। विकल्प अगर आ रहा है तो निश्चित रूप से ये बिहार के लिए कितना शुभ होगा ये तो खैर समय बताएगा क्योंकि बिहार को और बिहार के जो चुनावी राजनीति है हालांकि लोकसभा का जब चुनाव आता है चाहे वो 2014 का हो चाहे 2019 का हो आज जेडीयू के पक्ष में जो नंबर्स हैं सांसदों के वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के कोटे के हैं और अब ये आने वाला समय बताएगा 2024 में कि बिना नरेंद्र मोदी के साथ हुए क्या जेडीयू के वो नंबर उनके पास रह पाएंगे मुझे तो नहीं लगता वो नंबर रह पाएंगे बीजेपी उसको गेन करेगी क्योंकि बिहार के मतदाताओं ने और लगभग देश भर के मतदाताओं ने 2014 के बाद एक जो नई बात सीखी है कि किस तरीके से किस चुनाव में वोट करना है लोकसभा का चुनाव है तो उसे कैसे वोट करना है विधानसभा का चुनाव है तो उसे कैसे वोट करना है ये वोटर के स्तर पर भी समझ आई है और ऐसे वही में बिहार के आगे एक जो एक जी बड़ी महत्वपूर्ण बात रह जाएगी, आपने पॉजिटिव बात कही कि अब थोड़ी पॉजिटिविटी आ रही है। तो चर्चा के विषय पे ही ये बात निर्भर करती है कि हम किस रास्ते उसको ले जाना चाहते हैं, उस पूरी बातचीत को। तो ये जो सकारात्मकता आई है उसमें मुझे बहुत एक छोटी-सी बात जोड़नी है। मैं कल ही देख रहा था, कोई सज्जन लिख रहे थे कि मधुबनी में वहाँ के किसी अस्पताल के लिए किसको बेहतर बनाना है। तो ये क्या हुआ है जो बिहार के बाहर निकल गए ना, बहुत बड़ी आबादी बाहर निकल गई और बहुत ठीक-सी पोज़ीशन पे हैं ये सब लोग अलग-अलग जगहों पे, हर फ़ील्ड में। कुछ लोगों ने ठीक-ठाक सा पैसा भी कमा लिया है और कोई कितना भी आगे निकल जाए लेकिन मातृभूमि से जो मिट्टी से जो प्यार होता है ना, वो कहीं न कहीं उसको खींचता है, उसको लगता है कि मुझे अब रिटर्न करना है। पहले बिल्कुल आदमी अपने लिए जीता है, फिर परिवार के लिए करता है, जब परिवार के लिए जो भी आवश्यकता है वो पूरा जब करता है, तो उसे लगता है कि अब मुझे अपनी मिट्टी को वापस करना है। तो अभी क्या है, हर आदमी के हाथ में ये सोशल मीडिया का जो एक ताकत आई है ना, वो बहुत मदद कर रही है। कहीं कोई घटना होती है, लोग तुरंत बता रहे हैं, लिख रहे हैं या एक-दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, ऐसे ग्रुप्स में बात हो रही है। तो कहीं न कहीं एक बेचैनी है, मतलब एक लंबे समय तक ना ये बिहारी शब्द को गाली की तरह सुनने के बाद, मुझे लगता है कि अब ना लोगों को लगता है कि नहीं, अब नहीं सुनना। इस शब्द के मतलब बदलने। क्योंकि शब्द अपने आप में कोई अर्थ लेकर नहीं आते हैं, वो अर्थ बिल्कुल समय के साथ, जैसे अब कोई परिवार में रावण नाम नहीं लगता, रावण का कोई अब शाब्दिक कोई अर्थ ऐसा इतना बुरा है नहीं। हाँ, बिल्कुल जैसे राम वैसे रावण, लेकिन रावण ने कर्म इतने बुरे किए कि रावण कोई परिवार में नाम रखने को तैयार नहीं है। हाँ, विभीषण भी लोग नाम नहीं रखते, विभीषण ने तो राम की सहायता की श्री राम की, फिर भी परिवार में लोग विभीषण भी नाम नहीं रखते, क्योंकि उसने परिवार के साथ धोखा किया था। तो ऐसा बिल्कुल व्यक्ति भी नहीं चाहिए परिवार में। तो बिल्कुल अब क्या बिल्कुल है, बिहार के लोगों को लगता है हम कैसे वापस कर सकते हैं, तो सोशल मीडिया एक हथियार मिला। उनको तो अगर सही व्यक्ति बिहार में कोई खड़ा हो जाए, तो वो धन से भी मदद करने को तैयार है, बहुत से लोग। बस उन्हें एक ईमानदार व्यक्ति मिलता नहीं। हाँ, हर बिल्कुल जगह वही कहानी हो जाती है कि पैसा तो दे दिया, सही से इस्तेमाल करना। वो भरोसेमंद आदमी नहीं मिलता लोगों को। जी। बिल्कुल
बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसे में जब आपने कहा ना कि आज सोशल मीडिया है, तो मैं कल ही आपकी वॉल से गुज़र रहा था, फेसबुक वॉल से, और आपने वहाँ पर एक छोटा-सा इंसिडेंट आपने शेयर किया, जिसमें आप एक ऑटो में बैठे हैं और वो ऑटो वाले भाई साहब जो हैं, वो खुद बिहार के हैं और करीब 20 साल से 25 साल से वो एनसीआर में, दिल्ली में रह रहे हैं और कमा खा रहे हैं, और अब वो अपने बिहार जाना चाहते हैं, आपकी पोस्ट के मुताबिक। आपने जो हाँ, बातचीत की प्रमोद और नाम है, ढाका के रहने वाले हैं, पूर्वी चंपारण। जी, अब वो बिहार जाना चाहते हैं और वो बिहार तब जाना चाहते हैं जब उन्होंने मकान बनाने लायक धन का भी व्यवस्था कर लिया है, धन का संग्रह भी कर लिया है अपने खून बना पसीने लिया के। हुआ, लेकिन बना ये लिया हुआ। वाकई एक सार्थक और सुखद बदलाव है जिसको आपने सामने रखा। देखिए, देखने को नकारात्मकताएं तमाम हैं, लोग बिहारियों को उल्हाना देते हैं, आपने अभी कहा बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया, सब किया गया, तंज भी लोग कसते हैं, यहाँ की हर आदमी छूटते ही कह देता है तुम लोगों से कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है, अगर खोजा जाए तो सकारात्मकता बिछी पड़ी है, उसे बाहर लाने की जरूरत है, उसे व्यक्त करने की जरूरत है। और हमारी आपकी लगभग ये 20-25 मिनट 22 मिनट की जो भी बातचीत हुई है, उसमें ये बात निकल के आई है कि अब बिहार सोच रहा है, खुद के लिए सोच रहा है, और हम आशा करेंगे कि आगे बिहार का ही नहीं बल्कि लोक का एक महापर्व छठ आ रहा है, और जिस छठ में शायद ही कोई ऐसा बिहार का मूल का व्यक्ति हो जो अपने घर न जाना हो, घर न जाना चाहता हो। मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है कि लोगों ने दशहरे में जाना अवॉइड किया है, नहीं जाते हैं। दिवाली अपनी काम करते हुए, ओवर टाइम करते हुए बिताते हैं, लेकिन छठ में जरूर जाते हैं। तो मुझे और आप दोनों को उम्मीद होनी चाहिए कि इस बार जब बिहार का प्रवासी अपने खून पसीने की कमाई लेकर, अपनी भावनाएं लेकर, सना हुआ, ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिलता है उसके बावजूद भी कैसे लद के फंद के वो बिहार पहुंचता है, और इस बार जब लोक का महापर्व छठ वो मनाएगा, तो निश्चित रूप से बिहार के आने वाले भविष्य के बारे में भी कुछ नई बातें वहां छोड़ के आएगा, नए चर्चाएं वहां छेड़ के आएगा, और यहीं से कुछ ना कुछ बदलाव होगा। ऑप्शन तो बिल्कुल निकलते हैं। 2013 तक इसी देश में लगता था कि अब जैसे कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन हुआ, लगातार हो रहा है, चुनाव दर चुनाव हो रहा है। आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे आशा है कि प्रारब्ध के दर्शक अब बिहार के प्रति ज्यादा संवेदनशील होंगे, और हम यहाँ पर राष्ट्रवादी खेमा हो चाहे बिहार का कोई भी खेमा हो, मैं ये नहीं कहता कि किसी एक राजनीतिक दल से संबंध रखने वाला, उसके लिए सोचने वाला व्यक्ति ही लिखे। अरे हमारी मिट्टी है, आपकी मिट्टी है, उस मिट्टी के बारे में लिखिए, उस मिट्टी के बारे में चिंताओं को जाहिर कीजिए, और कभी इस बात से नहीं डरना चाहिए किसी को कि हम अपनी कमी कैसे व्यक्त करें। ये कोई कंपटीशन का दौर नहीं है, चाहे वो सोशल मीडिया चाहे कहीं हो। अगर आपके प्रदेश में, आपके घर दरवाजे, आपके मोहल्ले में कुछ गलत हो रहा है तो उसको व्यक्त करिए, क्योंकि हर हाथ, जैसा कि आशीष जी ने कहा कि आज सोशल मीडिया की ताकत है, और सोशल मीडिया की ताकत ने 2013 के बाद इस देश में अपनी पहुंच और अपना सकारात्मक पहलू दिखाया है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ आशीष जी को देते हैं धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों से हम आज्ञा चाहेंगे। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हो तो एक बार फिर आपसे आग्रह है कि प्रारब्ध को देखते रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी दिखाइए, और चर्चाओं में, सरोकारों में शामिल होइए। नमस्कार, धन्यवाद आशीष जी। धन्यवाद भाई।